नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं समाचारों से पहले हेडलाइंस पर। तमिलनाडु में 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन शुरू होगा और 2 हफ्तों तक जारी रहेगा। राज्य में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की प्रबंधक निदेशक प्रतिभा सिंह ने आदेशों में बताया कि लॉकडाउन की अवधि में 10 से 24 मई सुबह 5 बजे तक JCTCL को सभी आगार, वर्कशॉप, कार्यालय और लो फ्लोर बसों का संचालन बंद रहेगा। ग्वालियर में एक व्यक्ति ने चंद रुपयों के खातिर लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। श्योपुर से कोरोना संदिग्ध महिला को लेकर आई जननी एक्सप्रेस के चालक ने लौटते समय एम्बुलेंस को सैनिटाइज के बिना ही सवारियां भर ली। उज्जैन के माधवनगर अस्पताल को मंत्री मोहन यादव के प्रतिनिधि अभय विश्वकर्मा ने हाईएज करने का आरोप किया है। वह मरीजों के परिवार वालों से रुपए लेकर उन्हें बेड दिलाता था। कुछ दिन पहले यहां प्रभारी के रूप में पहुंचे डॉक्टर ने व्यवस्था में सुधार किया। पश्चिम बंगाल में महिला हिंसा के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। हिंसा और प्रशासन के असहयोगात्मक रवैये के कारण महिलाएं आश्रय स्थलों में रहने के लिए विवश करती हैं। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। पीड़ितों ने आरोपों लगाया है कि उनके घरों में TMC के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ करने आग के हवाले किया जा रहा है। चलिए गौर करते हैं अब मुख्य समाचारों पर। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया है। अभी देश की जनता दूसरी लहर का ही सामना कर रही। विज्ञानों के तीसरी लहर की चेतावनी दे दी है। इसी बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तमिलनाडु सरकार ने 2 हफ्तों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। तमिलनाडु में 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन शुरू होगा और 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। राज्य में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। इस संबंध में गृह विभाग ने गुरुवार रात को आदेश जारी किया है। इस अवधि में जयपुर में मेट्रो सेवा और JCTSL से जुड़ी बसों के संचालन भी बंद रहेंगे। इस संबंध में दोनों विभागों ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेश अभिजीत शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में समस्त सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। इसके मद्देनजर 10 मई से 23 मई रात तक जयपुर में मेट्रो का संचालन भी बंद रहेगा। इस तरह जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की प्रबंधक निदेशक प्रतिभा सिंह ने आदेशों में बताया कि लॉकडाउन की अवधि में 10 से 24 मई सुबह 5 बजे तक JCTSL की सभी आगार, वर्कशॉप, कार्यालय और लो फ्लोर बसेस का संचालन बंद रहेगा। इस दौरान तकनीकी एवं कार्यालय अधिकारी को कर्मचारी को मुख्यालय पर मौजूद रहना होगा। आवश्यकता पड़ने पर उनको ड्यूटी पर बुलाया जाएगा। वहीं राजस्थान राज्य परिवहन निगम के कार्यकर निदेशक लोकेश कुमार सिहल ने एक आदेश कर रोडवेज बसों के लॉकडाउन की अवधि में बंद रहने के आदेश जारी किए हैं, जिसमें बताया कि लॉकडाउन के दौरान रोडवेज के सभी वर्कशॉप और ऑफिस बंद रहेंगे। सभी अधिकारी, चीफ मैनेजर और इकाई प्रभारी मुख्यालय पर मौजूद रहेंगे। साथ ही मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क में रहेंगे। वे बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा रोडवेज की जो बसें रात में संचालित हो रही हैं या फिर कहीं और यात्री विश्राम कर रहे हैं, उन सभी वाहनों को 10 मई को सुबह 5 बजे के पहले रोडवेज आकर के वर्कशॉप में खड़ी करवाएंगे। वहीं इकाई प्रभारियों और निर्देशक दिए कि वे अपने अधिष्ठान स्टाफ को अत्यंत आवश्यक कारणों से ही अवकाश स्वीकृत करें। इसकी सूचना रोडवेज मुख्यालय के कंट्रोल रूम में देंगे। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा।
ग्वालियर में एक व्यक्ति ने चंद रुपयों के खातिर लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। श्योपुर से कोरोना संदिग्ध महिला को लेकर आई जननी एक्सप्रेस के चालक ने लौटते समय एम्बुलेंस को सैनिटाइज किए बिना ही सवारियां भर ली। वह श्योपुर के लिए निकल भी गया था। इससे पहले फुलबाग पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया। पुलिस को देखते ही एम्बुलेंस में बैठे लोग भाग गए। 2 सवारियों को पुलिस ने पकड़ लिया। घटना शुक्रवार दोपहर 3 बजे की है। पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। स्वास्थ्य विभाग के मौके पर पहुंचकर जननी एक्सप्रेस को निगरानी में लिया। संचालक को हटाने के लिए भोपाल एम्बुलेंस विभाग ने अनुशासन कर दिया। साथ ही चालक और सवारियों की सैंपलिंग भी की। पेशेंट को उतारने के बाद उनसे एम्बुलेंस नंबर MP30BC1068 को सैनिटाइज करना मुनासिब नहीं समझा। वह ग्वालियर बस स्टैंड पहुंच गया। यहां बसें नहीं चलने पर काफी लोग वाहनों की तलाश में थे। यहां से 200 रुपए में उसने श्योपुर के लिए करीब 5 सवारी बिठा ली। गाड़ी को श्योपुर के लिए ले जाने लगा। वह फूलबाग पहुंचा ही था। पुलिस ने एम्बुलेंस के सामने बैरिकेड्स लगा दिए। पुलिस को देखते ही एम्बुलेंस में से 3 लोग उतरकर भाग गए। उज्जैन के माधवनगर अस्पताल को मंत्री मोहन यादव के प्रतिनिधि अभय विश्वकर्मा ने हाईजैक करने का आरोप लगाया है। वही मरीजों के परिवार वालों से रुपए लेकर उन्हें बेड दिलाता था। कुछ दिन पहले यहां प्रभारी के रूप में पहुंचे डॉक्टर ने व्यवस्था में सुधार किया। इस काम में अस्पताल का स्टाफ भी मंत्री प्रतिनिधि से मिला हुआ था। ऐसे में प्रभारी डॉक्टर व्यवस्था सुधार कर उसे बनाए रखने में परेशान हो गए थे। उन्होंने स्थिति से अवगत कराकर ट्रांसफर मांगा। बड़े अफसरों की भी मजबूरी देखिए कि प्रभारी डॉक्टर को तत्काल ट्रांसफर कर दिया। दरअसल यह पूरा मामला प्रभारी डॉक्टर के एक सोशल मीडिया चैट से उजागर हो गया। मंत्री प्रतिनिधि का कहना है मुझ पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि मंत्री को इस मामले में तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। कोरोना से हो रही मरीजों की मौत के पीछे ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड नहीं मिल पाना ही सबसे बड़ा कारण रहा है। ऊंची पहुंच रखने वालों को सरकारी अस्पताल में भी पैसे देकर आईसीयू से लेकर सामान्य बेड तक उपलब्ध कराए जाने की खबर लगातार सामने आ रही है। उज्जैन के माधवनगर कोविड अस्पताल में इस तरह के गंभीर आरोप कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के प्रतिनिधि पर लगे तो मामला और गंभीर हो गया। प्रभारी रहे डॉक्टर संजीव कुमारावत ने कहा कि अभय ने अस्पताल को हाईजैक कर लिया है। अभय गैर कानूनी तरीके से अस्पताल के बेड पर कब्जा करता है। इन बातों से तंग आकर डॉक्टर कुमारावत ने माधवनगर अस्पताल का जिम्मा संभाले। नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंगल ने अपना ट्रांसफर नागदा करने की गुहार चैट पर कर दी है। यही चैट अब वायरल हो गई है। पश्चिम बंगाल में महिला हिंसा के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। हिंसा और प्रशासन के असहयोगात्मक रवैये के कारण महिलाएं आश्रय स्थलों में रहने के लिए विवश हैं। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि उनके घरों को टीएमसी के कार्यकर्ता द्वारा तोड़फोड़ करके आग के हवाले किया जा रहा है। इसके चलते वह न चाहते हुए भी सुरक्षा के लिए पलायन के लिए विवश हो रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के जांच दल ने शुक्रवार को अपने 2 दिवसीय बंगाल दौरे के बाद इस हालत के सिलसिलेवार ढंग से जांच रिपोर्ट में खुलासा किया है। आयोग ने बंगाल में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे हिंसा के मामले में अपनी जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने अपनी 2 दिन की बंगाल यात्रा के दौरान विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे जघन्य अपराधों, दुष्कर्म और हत्या जैसा मामलों की जांच की है। जांच टीम ने पाया कि जिन आश्रय स्थलों पर महिलाओं को रखा गया है वहां उचित सुविधाओं का अभाव है। इन महिलाओं ने शिकायत की है कि उन्हें कोई सुविधा नहीं, पीने का पानी तो दूर, चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि भोजन तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। कई महिलाओं ने अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और पलायन की बात कही है। जांच में अब टीम राज्यपाल के साथ बैठक करेंगे और हालातों की जानकारी दी और उनसे अविलंब हस्तक्षेप करने की गुजारिश की है। इसके लिए तय किया गया है कि सभी शिकायतों का जिलेवार संकलन किया जाएगा। इतना ही नहीं, राज्यपाल ने भी सुझाव दिया कि आयोग को ऐसी घटनाओं की विस्तृत जानकारी और प्राथमिकी की संख्याओं के साथ उनकी स्थिति के बारे में जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट के साथ आयोग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाना चाहिए। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानन ने तैयार की है विभिन्न मिर्च।
गजानन है हर मिर्च का मास्टर। स्वाद शुद्धता और भरोसा, एक थाल में जिसने परोसा, खुशबू है जिसकी सुहानी, जाने पहचाने, वो है रानी सिंह तेल। रानी सिंह तेल और कपासिया तेल, मूल्यवान भरोसा, मूल्यवान तेल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। आंध्र प्रदेश पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कोविड-19 के बारे में मिथ्या सूचनाएं फैलाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वकील मसुपोगे सुबैयू ने शिकायत में आरोप लगाया कि नायडू ने दावा किया था कि कोरोना वायरस के स्वरूप N440 की शुरुआत कुरुनूल शहर से हुई और इससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। शिकायत में कहा गया है कि नायडू की टिप्पणी से लोगों में दहशत फैल गई है। इस वजह से कई महिलाओं और बच्चे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं और उनमें से कई तो मौत के कारण भी बन चुके हैं। शिकायत में कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री नायडू के दावे के कारण ओडिशा और दिल्ली जैसे राज्यों ने आंध्र प्रदेश के लोगों को आने पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत की मदद के लिए दुनिया भर के कई देश आगे आ रहे हैं। इसी के तहत उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट के 18 टन के 3 ऑक्सीजन यूनिट और 1000 वेंटिलेटर लेकर दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान ने भारत के लिए उड़ान भरी है। यह जानकारी ब्रिटेन सरकार ने दी है। विदेश, कॉमनवेल्थ और डेवलपमेंट ऑफिस ने कहा कि एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने रात भर कड़ी मेहनत करते हुए एटोनेव 124 कार्गो प्लेन में जीवन रक्षक दवाएं लोड की है। FDFO ने ही इस सप्लाई के लिए फीडिंग की है। लैंडिंग एयरक्राफ्ट के रविवार सुबह तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। लैंडिंग के समय उत्तरी आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री रॉबिन स्वान बेलफास्ट एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भारत को हर संभव मदद और समर्थन दें। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और भारत मिलकर यह महामारी से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक हम सभी सुरक्षित नहीं हैं। ब्रिटेन से पिछले महीने 200 वेंटिलेटर और 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत भेजे गए हैं, जिसकी फंडिंग FCDO ने की थी। वहीं ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने कहा कि भारत में कोरोना की वजह से बिगड़ते हालात दुखद है। हम अपने दोस्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम इस वैश्विक महामारी के एक साथ लड़ रहे हैं। ऐसे में हम वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जनरेटर और दूसरी मदद भारत भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बेकाबू ट्रक और हाईवे में आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक ट्रक 10 फीट गहराई में जाकर गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। हादसा पिपरी थाना क्षेत्र के वनदेवी मंदिर के समीप हुआ है। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर बाद करीब 3 बजे वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर रिहद बांध के निकट वनदेवी मंदिर के पास अनपरा की ओर से कोयला लेकर आ रहा ट्रक विपरीत दिशा से आ रहा ट्रक से टकरा गया है। एक ट्रक के खाई में गिरने से उस पर सवार 4 लोग की मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल बैरपान निवासी आदेश यादव, बेलवादह निवासी बंगीला गुप्त और राजकुमार को हैंडिकॉल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर CO पीपरी विजय शंकर मिश्रा, पीपरी थाना प्रभारी अंजनी कुमार राय और चौकी प्रभारी भानु प्रताप सिंह मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य में जुट गए। हादसे के बाद काफी देर तक घटनास्थल पर जाम लगा रहा था।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज में बांजियों से बीच सड़क पर उठक बैठक लगवाई जा रही है। वीडियो मुरैना जिले के पोरसा का है। बताया जाता है कि यह वीडियो शुक्रवार दोपहर का है। यहां घर में शादी होने के कारण 4 लड़कियों बैंक से रुपए निकालने गई थी। लौटते वक्त रास्ते में अफसर मिल गए। उन्होंने लड़कियों से लॉकडाउन में बाहर निकलने पर 100 रुपए जुर्माना भरने को कहा। जब लड़कियों ने असमर्थता जताई तो उनसे सड़क पर ही उठक बैठक लगवाई है। आसपास मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर शुभ कार्य करने से पहले कन्या पूजन करते हैं। वह प्रदेश भर की लड़कियों के मामा माने जाते हैं। वह दावा करते हैं कि उनकी भांजियां पर आंच नहीं आने देना चाहिए। उनके ही शासनकाल अफसर उनकी भांजियों से सरेहा उठक बैठक लगवाएंगे तो क्या कहेंगे। लोगों का कहना है कि वीडियो में पोरसा के मौजूद तहसीलदार राजकुमार नागेरिया ने, लेकिन वीडियो है कि उनके होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है। तहसीलदार नागोरिया ने कहा कि ये वीडियो में मैं नहीं हूँ, यह वीडियो आज का है तो उसकी जांच कराएंगे। अगर नहीं है तो वह भी पता चल जाएगा कि वीडियो कब का है। भिंड शहर में कोरोना कर्फ्यू के बीच ब्यूटी पार्लर को खोलकर शादी के लिए दुल्हन का श्रृंगार किया जा रहा था। पुलिस ने ब्यूटी पार्लर पर छापा मार कार्रवाई की। यहां ब्यूटी पार्लर संचालित होते मिलना पर संचालन पति व पत्नी को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस की कार्रवाई को देख श्रृंगार करने आई 3 दुल्हन व कुछ युवतियां मौका देखकर रफू चक्कर हो गई। शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे पुलिस को सूचना मिली नेहरू बालवाड़ी के पास सीक्रेट ब्यूटी पार्लर चलाती संचालित रही थी। यहां दुल्हन व युवतियों का श्रृंगार किया जा रहा था। यह सूचना पर पुलिस की टीम रवाना हुई। डीएसपी पूनम थापा के साथ पुलिस बल ने छापामारी कार्रवाई की। यहां ब्यूटी पार्लर में 8 से 10 युवतियां श्रृंगार करा रही थी। 3 दुल्हनों का भी श्रृंगार किया जा रहा था। इसी बीच पुलिस आने की सूचना मिली तो ब्यूटी पार्लर में हड़कंप मच गया। लड़कियां व 3 दुल्हनें अधूरे श्रृंगार के साथ ब्यूटी पार्लर से भाग खड़ी हुई। पुलिस ने ब्यूटी पार्लर को खाली किया। ब्यूटी पार्लर करने वाले कर्मचारियों का जमकर डांट फटकार सुनाई। डीएसपी थापा ने कहा कि पूरा देश कोविड संक्रमण से जूझ रहा है। पूरे जिले में कोरोना कर्फ्यू है। ऐसे में ब्यूटी पार्लर खोलने की परिश्रम किसने दी है। इस बार ब्यूटी पार्लर संचालिका प्रीति जैन व उसका पति हक्का बक्का रह गए। ब्यूटी पार्लर संचालिका व उसके पति को पुलिस ने दबोचे हुए कहा कि यहां धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। देश में नए वेरिएंट की वजह से कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की संभावना जताई लगी है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन में चेतावनी दे चुके हैं कि तीसरी लहर में कोरोना वायरस बच्चों के लिए घातक होगा। लेकिन महाराष्ट्र में शुरू कोरोना की दूसरी लहर में ही बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। सुबह में अब तक 1,47,420 मासूम संक्रमितों हो चुके हैं, जिनकी उम्र 1 से लेकर 10 साल की है। महाराष्ट्र कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ रोज सैकड़ों की तादाद में बच्चे कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि सुबह में अब तक 1 से 10 साल के 1,47,420 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसमें 71,000 से ज्यादा बच्चे बीते 2 महीने में कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च और अप्रैल महीने में ज्यादातर बच्चों कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जो चिंता की बात है। मुंबई में मासूम पर कोरोना वायरस का कहर। इसके अलावा 31 से लेकर 40 की उम्र के सर्वाधिक लोग कोरोना संक्रमित हुए, जिनकी संख्या 10,88,157 है। इसके बाद सर्वाधिक संक्रमित होने वाले लोग 41,000 से 50 की उम्र के हैं, जिनका संख्या 8,68,809 है। जान बचाने की मारामारी के बीच हरियाणा में लोगों को डोर टू डोर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह जानकारी शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने साझा की है। उन्होंने बताया कि राज्य में यह सुविधा 9 मई से शुरू हो जाएगी। दूसरी ओर प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने संकेत दिए हैं कि ऑक्सीजन जनरेशन
प्लांटों का प्रबंधक सेना या अर्धसैनिक बलों को सौंपा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार बच्चों के टीकाकरण के लिए भी तैयार है। जैसे कि केंद्र सरकार की ओर से बच्चों के लिए वैक्सीन मंजूर होगी, वैसे ही बच्चों के टीकाकरण का काम शुरू करा दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से पहले ही मांग कर रखी दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन भिजवाने के बजाय पानीपत स्थित ऑक्सीजन प्लांट से ही पूरी आपूर्ति दिलाई जाएगी। इससे न केवल प्रदेश में तत्काल ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, बल्कि परिवहन पर खर्च भी घटेगा। पानीपत से पूरी ऑक्सीजन मिलने पर उड़ीसा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से हरियाणा मंगवाई जा रही ऑक्सीजन को दिल्ली सहित दूसरे राज्यों को दिया जा सकता है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट्स के नियंत्रण एवं प्रबंधक का कार्य सेना या अर्धसैनिक बलों को सौंप दिया जाना चाहिए, ताकि इनकी सुरक्षा व सुचारू संचालन हो सके। यह जरूरी है क्योंकि अगर एक भी प्लांट रुक जाता है तो लोगों की सांसें रुक जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन का जरूरत के अनुसार वितरण करने लगातार प्रयास कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार राज्य सरकार ने कोटकपुरा फायरिंग मामले में शुक्रवार को 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन किया है। टीम को 6 महीने में जांच मुकम्मल करने के आदेश दिए गए हैं। नई आईसीआई टीम ने विजिलेंस ब्यूरो की एडीजीपी अखिलेश यादव, लुधियाना के पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल और फरीदाकोट के डीआईजी रेंज सुरजीत सिंह को शामिल किया है, जो कोटकपुर गोलीबारी के संबंध में दर्ज 2 एफआईआर यानी 14 अक्टूबर 2015 और 7 अगस्त 2018 वाली की जांच करेंगे। गृह विभाग यकीनी बनाएंगे कि जांच में कोई भी अंदरूनी या बाहरी दखल ना हो। गौरतलब है कि कोटकपुरा में 14 अक्टूबर 2015 को प्रदर्शन कर रहे सिख संगतों पर पुलिस फायरिंग हुई थी। इसमें एक को गोली लगी थी, जबकि 100 अन्य घायल हुए थे। इसमें कोटकपुरा पुलिस थाने में एफआईआर नंबर 129 दर्ज की गई थी। 30 जून 2016 को जस्टिस जोराज सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 14 अप्रैल 2017 को कप्तान सरकार ने जस्टिस रणजीत सिंह आयोग ने गठन किया। 7 अगस्त 2018 को कोटकपुरा मुख्य चौक पर फायरिंग करने पर अज्ञात पुलिस अधिकारियों पर इरादा कातिल की नई एफआईआर दर्ज की गई थी। 16 अगस्त 2018 के जस्टिस रणजीत सिंह ने मुख्यमंत्री को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी कर और 27 अगस्त 2018 को जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश हुई। 10 सितंबर 2018 को एडीजीपी प्रमोद कुमार की अध्यक्षता की एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी अब तक कोटकपुरा फायरिंग केस व बहलका फायरिंग केस में कुल 9 चालान कोर्ट में पेश कर चुकी है। एक चालान अभी भी पेंडिंग है, जिसे कानूनी राय के लिए भेजा गया था। इससे पहले ही आईसीआई और एसएचओ गुरदीप सिंह पंदेर की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने खारिज किया था। वह नई एनआईटी बनाने के निर्देशक दिए थे, जिसमें कुंवर विजय प्रताप ने कहा था। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के इसकी पुष्टि की है। हालांकि भूकंप से किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है। इससे पहले 5 मई को असम के सोनितपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.5 रही। असम में 28 अप्रैल को भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। उस समय भूकंप की तीव्रता 6.4 तीव्रता मापी गई थी। धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी हुई है। इन कोर, आउटर कोर, मैनल कोर और क्रस्ट को और ऊपर मेंटल कोर को लिथोस्फेयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर की होती है, वे ही बंटी हुई है। टेक्निकी प्लेस्ट कहते हैं। ये टेक्निक प्लेस्ट अपनी जगह पर कंपन करती है और जब इस प्लेट में बहुत ज़्यादा कंपन हो जाती है तो भूकंप महसूस होता है। भूकंप का केंद्र वह स्थान होता है जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से धरती हिलने लगती है। इस स्थान पर या इसका आसपास के क्षेत्र में भूकंप का असर ज़्यादा होता है। अगर रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप हो तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात हो सकती है। जल्द ही दो बड़ी महाशक्तियों के नेताओं की प्रस्तावित बैठक पर फैसला किया जाएगा। यह जानकारी व्हाइट हाउस की तरफ से दी गई है। यह बयान में कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है अगर उनकी मीटिंग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होती है तो यह दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने और रिश्तों में सकारात्मक पहल को लेकर होगी। हालांकि व्हाइट हाउस की अपनी रोजाना होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि फिलहाल इसकी बैठक की कोई तारीख तय नहीं हुई है। राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया है क्योंकि उनका मानना है कि दोनों देशों के रिश्तों की बेहतरीन के लिए यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को लेकर स्टाफ लेवल पर चर्चा चल रही है। इसका एजेंडा तय किया जा रहा है। इसके अलावा साकी ने बाइडेन की राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करने वाला एक बयान भी दोहराया। उन्होंने कहा कि रूस की तरफ से उठाए गए कदम जो अमेरिका की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाते हैं से अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करेंगे। इससे पहले पिछले महीने राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन से फोन पर बात की थी। उन्होंने यूक्रेन और क्रीमिया पर अचानक होने वाले रूस सेना की गतिविधियों को लेकर चिंता जाहिर की है। इस पर तनाव कम करने को रूस को बुलाया। इस बैठक में दोनों देशों अपने मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।